Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहता था उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शहरी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वेतनभोगी वर्ग रहता था, मतलब जिसका वेतन आता था, मतलब जिसकी जॉब वगैरह लगी हुई थी, जिसको वेतन मिलता था, या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जो अमीर लोग थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जिन्हें ज़मीन का लगान भी मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए थे, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। किसके कारण? सीमा शुल्क बढ़ाने के कारण। इसके विपरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी, यानी जो किसान थे वो बहुत दुखी और परेशान हो गए थे। किसके कारण? सरकार के लगान कम न करने के कारण। एक और उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल रही थी, जो उनकी फसल थी उनको उनके अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, और दूसरी ओर उन पर लगान और कर्जा का भारी बोझ पड़ रहा था। अतः ग्रामीण क्षेत्र में भारी असंतोष का वातावरण था। आइए अब हम हमारा फोर्थ एडिंग करेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ। इस मंदी के समय भारत की कीमती धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया था। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई थी। 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की गई, और 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कई परिवर्तन आए। अविकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जे और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे, मतलब जो देश के ऊपर कर्जा है उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए और अपने देश के विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। 50 और 60 के दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, क्योंकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करने लगी थी, मतलब ज़्यादा कर लेने लगी थी। अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्रों यानी मशीनी उपकरणों को उन्हीं देशों में लगाने प्रारंभ कर दिए जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहते थे, और उन्हें घरेलू उत्पादकों को के रूप में काम करना पड़ता था। 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। अतः इन कंपनियों ने एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित किए जहां वेतन कम देना पड़ता था। कहने का अर्थ है भी ऐसी जगह कंपनियां लगाई गई जहां बेरोजगारी थी और रोजगार की तलाश में कम मजदूरी पर मजदूरों को रखा जाता था और उनको कम मजदूरी दी जाती थी, और चीन में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले सबसे कम वेतन देना पड़ता था। अतः इन कंपनियों ने यहाँ पर अत्यधिक मतलब ज़्यादा निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए, जिसने विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल दिया। आइए अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। 1890 तक के वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इससे तकनीक में भी बदलाव आ चुके थे। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीक का प्रभाव पड़ने लगा था, जो इस प्रकार था। रेलवे का विकास, यानी रेल का विकास हो जाने से अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का यानी रेल का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। नहरों का विकास खाद्य उपलब्धता पर
तकनीकी के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब नहरों का विकास किया गया, यानी सिंचाई के साधन के लिए नहरों का निर्माण किया गया। उदाहरण के तौर पर हम पंजाब में देखते हैं, यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। अर्ध रेगिस्तान मतलब जो आधा भाग रेगिस्तान था, मरुस्थलीय था, खाली पड़ा था, जो ज़मीन खाली पड़ी थी, जो उसके लिए क्या है, उस ज़मीन को प्रयोग करने की सोची किसने? ब्रिटिश सरकार ने। और पड़ती ज़मीन क्या होती है? जो स्थान बदल बदल कर फसल बोई जाती है और उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है ताकि ज़मीन की उर्वरता बनी रहे। उसी को ही पड़ती ज़मीन कहते हैं। और इसी पड़ती ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा। किसके कारण? सिंचाई की सुविधा होने के कारण। और गेहूं को बाहर बेचा जाने लगा। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीज तकनीक का विकास 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। कहाँ से? जो 1870 के दशक से अमेरिका से क्या है, यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्यों? उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे और बहुतों का तो वज़न गिर जाता था, यानी उनका वेट कम हो जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे। इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था यूरोप में। लेकिन नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। कौन सी नई तकनीकी के आने पर? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज के आने पर और पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए, यानी यूरोप में मांस के दाम कम हो गए। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार शामिल हो गया था। किसके कारण? मांस का सस्ता हो जाने के कारण क्या है, वहाँ के लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया था। आइए अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाया रखा जाए। कहने का अर्थ है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी स्थिर होनी चाहिए और पूर्ण रूप से रोजगार भी स्थिर होना चाहिए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त यानी साझी इकट्ठा राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। कहने का अर्थ है, जब 1944 में अमेरिका के अंदर एक न्यू हैम्पशर में जो ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक इकट्ठी साझी वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। किसकी? राष्ट्र मौद्रिक की। और इसी को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक की और इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। भी कहने का अर्थ है, जो जिन देशों को व्यापार में लाभ या घाटा होता है उससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का भी गठन किया गया था।
इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन ट्विन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे अभ्यास के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप लर्न करोगे और राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।